એને ટ્રેક કરવાનું ટ્રાય કરી રહ્યા છે. એની અંદર જે કાઉન્ટર્સ શામેલ છે એમાં એક્સિસ બેંક, રિલાયન્સ, SBI, ONGC જેવા કાઉન્ટર્સ છે જે 1.5 થી લઈને લગભગ 2-2.5% નીચે છે. તો નજર રાખો ત્યાં કેવી રીતે ટર્ન આઉટ થાય છે. બટ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે યસ બેંકના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ અને એની ઉપર આગળ વાતચીત કરવા માટે આગળ પેરામીટર્સ કેવા છે, સ્ટ્રેટેજીસ કેવી રીતના કંપની ફ્રેમ આઉટ કરશે, આ બધા વિશે વાતચીત કરશે આપણી સાથે कंपनी MD અને CEO प्रशांत कुमार. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में यहीं से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले मार्च से शुरुआत करें और इस मार्च तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी है. स्पेशली येस बैंक के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान था, हम लोगों ने जिस तरीके से कोरोना का डिस्ट्रप्शन देखा है, ये दोनों क्लब होके आता हुआ दिखा था. ये जर्नी कैसी थी पूरे 1 साल का ट्रैजेक्टरी, जो हम लोगों ने बातचीत किया था, जो टारगेट सेट हो रहे थे, किस तरीके से वो अचीव हो रहे हैं, कहाँ से ये क्वार्टर की रादर हाइलाइट्स क्या रही, उसी से शुरुआत करें. ये जो 1 साल था जब मार्च के अंदर बैंक का रिकंस्ट्रक्शन हुआ और बैंक के ऊपर मॉरेटोरियम भी लगा था और उसके बाद फौरन पूरे कंट्री में लॉकडाउन था, तो पहले 6 महीने तो देखा जाए इकोनॉमी में कुछ भी नहीं हुआ. उसके बावजूद अगर हम देखें तो कम से कम 4-5 पैरामीटर जो डिपॉजिट जिसकी एक बहुत बड़े आउटफ्लो हो गए थे पिछले साल, तो उसके अंदर हमने 55% की ग्रोथ करी और डिपॉजिट की ग्रोथ के साथ साथ हमने 15,000 करोड़ का कैपिटल रेज किया है, जिसकी वजह से आज हम कैपिटल फ्रंट पर कंफर्टेबल हैं. उसके साथ ही हमने पिछले साल 5,000 करोड़ की कैश रिकवरी भी करी. तो अगर आप देखें तो डिपॉजिट के फ्रंट पर हम लोग स्टेबलाइज हो गए. हमारा CD रेशियो 102% हो गया, हमारा LCR 122% हो गया और उसके साथ साथ कैपिटल में CET एग्रेसिव प्रोविजन करने के बाद भी 11% है. 5,000 करोड़ की रिकवरी करी और जहां तक लोन ग्रोथ की बात है उसके अंदर भी जो रिटेल लोन है उसके अंदर हमने 23% की ग्रोथ करी, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन्स जो हमारे बड़े बड़े थे उससे हम बाहर आना चाहते थे और साथ में जो हमने एडिशनल प्रोविजनिंग करी उसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल लोन बुक है वो कम दिखाई देती है, पर जो हमारा रिटेल एक बहुत अच्छा पीस है उसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है. अग्रीड सर. आगे मैं एक्चुअली एसेट क्वालिटी के ऊपर आपसे बातचीत करना चाह रही थी और येस बैंक की एसेट क्वालिटी के ऊपर बातचीत करें उससे पहले एक कमेंट पूरे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफ़ी कंसर्न्स रेज किए गए जा चुके हैं ऑलरेडी पिछले 2 या 3 महीनों में. जिस तरीके से एसेट क्वालिटी के ऊपर कंप्लीट प्रोफोमा NPAs का भी इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे हम लोग. तकरीबन 1% का और डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है जो एवरेज NPAs देख रहे हैं उसके अंदर. आपकी तरफ से, क्योंकि आप चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली देखते भी हैं, आप क्या एनालाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर. और साथ ही अगर येस बैंक की बात कर ले तो वहाँ पे भी हम लोगों ने स्लिपेजेस थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखे हैं और बाकी के जो नंबर्स हम लोग विटनेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री वहाँ पे किस तरीके से सुधरती हुई देखेंगे. प्रोविजनिंग नंबर्स के हम लोग नंबर्स एक्चुअली पिछले 2 या क्वार्टर्स के दौरान थोड़े बढ़ते हुए देख चुके थे. अब क्या वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है, यहाँ से और क्वालिटी में क्या सुधार आते हुए देख पाएंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट के टुवर्ड्स आपका जो डायरेक्शन है मुझे आप गाइड कर पाए अगर. देखिए, जहां तक हम पूरे फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि जब भी इकोनॉमी में किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट होगा तो फाइनेंशियल सेक्टर पे उसका बर्डन आएगा. सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है. जहां पर पोर्टफोलियो ज्यादा अनसिक्योर्ड है वहां पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है. अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे लोन हैं, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसका कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट हुआ तो आपके ऊपर ज्यादा असर होगा. जैसे मैं आपको येस बैंक का केस भी बताऊं तो येस बैंक में रिटेल और MSME बुक बहुत अच्छी है. हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ. दूसरे बहुत सारे बैंक में जहां पर रिटेल और MSME में ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है वहां पर हमारा नेट NPA दोनों जगह 1% से भी कम. पर दूसरी तरफ अगर आप कॉर्पोरेट साइड में लें तो हमारा कुछ एक्सपोजर जो रियल एस्टेट पे था या जो हमारा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे था, जैसे हमारे होटल्स हो गए, हमारे रेस्टोरेंट हो गए, और उसी तरह अगर आपका एक्सपोजर टूर्स एंड ट्रेवल जहां पर था उसकी वजह से वहां कॉर्पोरेट में भी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ.
जहां तक येस बैंक की बात है, हमने रिटेल और एमएसएमई में अच्छी ग्रोथ करी और हमारी पूरी लोन बुक का वो 51% है। ये बुक बहुत अच्छी है और आगे आने वाले समय में इस पर हम ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखते। जहां तक कॉर्पोरेट बुक की बात है तो उस पर भी अभी तक जितना इम्पैक्ट होना था वो हो चुका है और हम उसको रिकॉग्नाइज भी कर चुके हैं। पर जिस तरह पेंडेमिक का इस वक्त चल रहा है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। पर जैसे उम्मीद है कि इस पेंडेमिक का इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट बहुत सीवियर था, पर ये शायद बहुत कम समय में इकोनॉमी वापस आ जाएगी। और इसी तरह जो पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश हुआ, पीएलआई स्कीम आई, तो मुझे लग रहा है एक बार जैसे ही कोरोना का इस वेव से इम्पैक्ट कम होगा, इकोनॉमी के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। तो हमारी अगर हम बुक की बात करें तो हमने जो अपना एस्टिमेट किया है, हमारी स्लिपेज एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसमें भी कोई 4-4.5 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, और जबकि हमारी रिकवरी कम से कम 5,000 करोड़ की कैश रिकवरी होगी। तो आने वाले समय में जो हमारी क्रेडिट कॉस्ट है स्लिपेज की वजह से, उसका जो हमारी रिकवरी है उससे वो कंपनसेट हो जाएगी। और जो हमारी अभी तक की बुक है उस पर तो देखिए हमने 79% प्रोविजनिंग लोन पर कर दी है और 92% प्रोविजनिंग इन्वेस्टमेंट पे कर दी है। तो एग्जिस्टिंग बुक पे हमें कोई भी एडिशनल प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। जो प्रोविजनिंग का नंबर्स हम लोग देख रहे हैं बढ़ के आते हुए उसके ऊपर। अच्छा, रिकवरीज के बारे में आप जो बातचीत कर रहे थे उसके ऊपर मैं आपकी एक और कमेंट चाह रही थी। इस क्वार्टर के दौरान अगर देखने जाए तो रिकवरी रेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तकरीबन 4 या 5% इम्प्रूव हुए हैं रिकवरीज। अब जब हम लोग कोरोना का सेकेंड वेव देख रहे हैं, क्या ट्रेजेक्ट्री आप पिछले 1 आध महीने के अंदर देख रहे हैं? क्या वो सिमिलर पेस पे आके बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्या चीज़ें थोड़ी और डाइसी दिख रही है? एक आपकी तरफ से चेक किस तरीके से आप ये चीज़ें शेप अप होते हुए देख रहे हैं? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहले मैं रिकवरी की बात करूं तो रिकवरी में हमने जो पिछले साल 5,000 करोड़ की रिकवरी करी, उसमें सबसे ज्यादा रिकवरी जो चौथा क्वार्टर था उसी में हुई। 2,000 करोड़ की रिकवरी 5,000 में से फोर्थ क्वार्टर में हुई। तो आगे आने वाले समय में ये रिकवरी हमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें अगर येस बैंक ने सफर किया है लोन बुक की वजह से, तो आज एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है कि कम से कम हमारे पास 45,000 करोड़ की ऐसी लोन बुक है जो कि ऑलरेडी एनपीए क्लासिफाई हो चुकी है, जिस पर बहुत अच्छा प्रोविजन है। तो उसके अंदर जितनी भी रिकवरी होगी वो ज्यादातर हमारे प्रॉफिट को हमें ऐड करेगी। पिछले पूरे साल में हमने हर जगह हर लोन केस में कस्टमर से अपना एंगेजमेंट किया, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं रिकवरी का। तो उसका रिजल्ट हमें वो इस साल में ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। जहां तक लोन ग्रोथ की बात है, अगर आप देखें तो रिटेल के अंदर हमने पिछले 6 महीने में, क्योंकि पहले 6 महीने तो बिल्कुल वॉश आउट हो गए थे पेंडेमिक की वजह से, 23% की ग्रोथ करी। तो ये हमारा जो रिटेल है वो 24% से 30% हो गया। 21% हमारा एमएसएमई है, जिसके अंदर भी हमने कोई 4,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया। हर क्वार्टर में हम 4,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि कम से कम हम 15,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट रिटेल और एमएसएमई में हर क्वार्टर के अंदर करेंगे। और कॉर्पोरेट में भी हमने 3,500 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया था, पर वो ग्रोथ में इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि हमने जो प्रोविजन थे वो ज्यादा किए थे, उसकी वजह से जो नेट लोन बुक है वो कम दिखाई देती है। तो हम आगे आने वाले समय में भी हम कम से कम 10% की ग्रोथ अपनी कॉर्पोरेट बुक पे भी करेंगे, और उसके लिए भी काम शुरू हो गया है। तो मैं किसी क्वार्टर का आपको प्रोजेक्शन नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि क्वार्टर बहुत छोटा पीरियड होता है, पर पूरे साल में हमारी कम से कम 20% ग्रोथ रिटेल और एमएसएमई और 10% ग्रोथ कॉर्पोरेट साइड पर भी होगा। अग्रीड सर। अच्छा, आप टारगेट्स की हम लोग अगर बातचीत कर रहे हैं तो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के लिए किस तरीके से शेप अप हो रहा है? क्योंकि जो
रिकंस्ट्रक्शन का प्लान सेटअप हुआ था, वहाँ से चीज़ें जो एंटिसिपेट हो रही थी उसके अकॉर्डिंगली अगर सिमिलर पेस पे हम लोग कंटिन्यू होते हुए देखते हैं ग्रोथ मोमेंटम, नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स के बाद डिपॉजिट बेस डबल होगा, कस्टमर बेस के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ से एक अच्छा खासा इजाफा 2024 तक एक्सपेक्टेड है। कासा रेशियो तकरीबन 40% के अराउंड यहाँ से नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए टारगेटेड है। वो सिमिलर पेस पे आप देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन हम लोग इतनी वर्सन आउट हो ये नहीं सोच रहे थे। अब जबकि वो पिक्चर में आ चुका है तो क्या वो पेस थोड़ा स्लो होगा ये टारगेट्स अचीव करने के लिए? क्या वो टाइमलाइन थोड़ी बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन वहां से आता हुआ दिखेगा, या हम लोग उसी टाइम फ्रेम पे इंटैक्ट हैं? तो अगर आप देखें, जब हमने पिछले साल शुरू किया था तो हम एक महीने के अंदर 25 से 30 हजार नए अकाउंट खोलते थे, और मार्च तक आते आते हमारी पोजीशन ये थी कि हमने पिछले क्वार्टर में कोई 2,50,000 नए कासा अकाउंट खोले थे। तो हर महीने हम 80 से 85 हजार नए कासा कस्टमर्स को अपने यहाँ ऐड कर रहे हैं। ये मोमेंटम इवन अप्रैल में भी यही मोमेंटम चला है, क्योंकि अगर ये कोरोना काल आया है तो साथ में बैंक्स की डिजिटल कैपेबिलिटीज भी बढ़ी। आज 80% जो हमारे अकाउंट हैं वो डिजिटल मोड पे खुलते हैं, जिसपे कस्टमर को कोई सिग्नेचर नहीं करना पड़ता। हमारे बैंक एम्प्लॉय को कस्टमर के पास नहीं जाना होता और कस्टमर को ब्रांच में नहीं आना। तो हमारा जो ये डिपॉजिट का मोमेंटम है ये कंटिन्यू करेगा। नए कस्टमर्स को हम बराबर ऐड कर रहे हैं, और इसी तरह हमारा जो लोन ग्रोथ है, हमारा तो ये टारगेट है कि अगले 3 साल के अंदर जो हमारा रिटेल का 50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है इसको हम डबल करके 1 लाख करोड़ करेंगे। और हमारा जो रिटेल का पोर्टफोलियो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस लोन की बात करें जो सिक्योर्ड है, चाहे हम कार लोन की बात करें, चाहे कमर्शियल व्हीकल की बात करें, तो हमारे पूरे रिटेल में सिर्फ 15% अनसिक्योर्ड है, जो कि ज्यादातर पर्सनल लोन है। और हमने इवन पिछले साल में भी उसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखी पोर्टफोलियो। तो हम लोग बहुत ही कस्टमर सिलेक्शन में, अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड में बहुत स्ट्रांग है, और इसी तरह जो हमारी एमएसएमई बुक है वो भी बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही है। तो हमारा रिटेल और एमएसएमई जो अभी 51% है उसको हम 60% तक ले जाएंगे, और जो कॉर्पोरेट में हमने ऑलरेडी जहां पर हमारे एक्सपोजर बड़े थे उनको कम कर लिया है। आगे आने वाले समय में हम कॉर्पोरेट में ग्रोथ करेंगे, पर किसी भी एंटिटी में बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं लेंगे। तो हमारी स्ट्रेटेजी में कॉर्पोरेट में भी हम 250-300 करोड़ से ज्यादा एक यूनिट के अंदर एक्सपोजर नहीं लेंगे, और वो भी हमारी ग्रोथ होगी। तो इस तरह हमारा जो रोड मैप है वो बहुत क्लियर है कि FY23 के आखिर में हम बैंक की तरफ से 1% ROA जनरेट करेंगे, और हम बिल्कुल उसी लाइन पर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जहां तक कैपिटल की बात है, जब 1% ROA हो जाता है तो इतना कैपिटल अपना इंटरनल एक्रू होता है कि बैंक को कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर आप देखें तो क्योंकि हमारी रिकवरीज जो हमारे पास ये पूल अवेलेबल है वो हमें ग्रोथ कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा। पर अगर एनवायरमेंट में हमें ऐसा लगा कि 15% से भी ज्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है तो उस वक्त जरूर हमें कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास सारे अप्रूवल्स हैं, तो अगर ऐसा कभी भी समय आएगा जहां लोन ग्रोथ 15% से भी ज्यादा दिखाई देगी, उस वक्त हम कैपिटल रेज करने के बारे में सोच सकते हैं। अग्रीड सर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अप्रूवल्स है भी सही, तकरीबन 10,000 करोड़ और रेज करने के लिए। अच्छा, उसी लाइंस पे मैं आगे सवाल करना चाह रही थी सर। नेक्स्ट ट्रिगर्स जो हम लोग ARC को लेकर डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, RBI को आपने यहाँ से अप्रूवल के लिए भेजा था, क्या उसका अप्रूवल आ चुका है? अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो आ चुका था। अब वहां से क्या टाइमलाइंस आती हुई दिख रही है जिसकी वजह से हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर भी एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे क्लीन अप के लिए? आपकी तरफ से उसके ऊपर कुछ अपडेट? हमने एक्चुअली RBI को ARC के लिए अप्लाई किया था, हमारे पास अप्रूवल नहीं आया था। तो ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि हमने जब RBI को अप्रोच किया था तो हमने अप्रोच किया था कि ARC में हमारा 51% कंट्रोल होना चाहिए। RBI के हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर कोई बैंक अपना ARC सेटअप करता है और वो 51% की होल्डिंग चाहता है तो उनके हिसाब से ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी है और एक मॉरल हैजर्ड भी है। और अभी रिसेंटली RBI ने एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई है पूरे ARC फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए। तो हम अभी उसकी इंतजार करेंगे, और एक बार जब RBI की नई गाइडलाइंस आ जाएंगी
तो उसके बाद हम नए सिरे से आरबीआई को अप्रोच करेंगे एआरसी पर। तभी तक हम बैंक के अंदर रिकवरी करेंगे और हमारी रिकवरी बिल्कुल जो हमारे जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से चल रही है। पर जब एआरसी का क्लैरिटी आएगी तो हम जरूर उसको सेटअप करने के लिए आरबीआई के पास जाएंगे।